गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब कायरा अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज करती है अंकल के सामने, तो अंकल बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनका जो पैनिक एटीट्यूड रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। उन्हें टीचर के नाम से ही चिढ़ हो जाती है और जैसे ही वो बोलती है कि टीचर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अंकल का यही सवाल होता है कि क्या आपको उसने मोलेस्ट किया है, हैरेस किया है। और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती है और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। और डॉक्टर यही सजेस्ट करता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कोई भी चीज़ उनसे बात ना करो। जब ये डॉक्टर सजेस्ट कर रहा रहता है, तब सबके सब वहीं पर रहते हैं, रिद्धि, कायरा, रश्मि, जिया और आंटी भी। और आंटी सबको ये कह देती कि मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूँगी, अब आप जाओ। और ये कह के चली जाती है। अब उसके आगे रिद्धि को जैसे ही पता चलता है, तो सब रिद्धि जो रहती है वो टीचर रहती है, तो उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ अंदाज़ समझ चुकी रहती है कि अंकल के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा बुरा हुआ है जो शायद उनकी दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बचपन में हमारे साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो शायद हम बचपन में नहीं हैंडल कर सकते, वो चीज़ हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है, तो चाहे कितना भी बड़ा, हम कितने भी बड़े हो जाएं या हमारे साथ लाइफ का कोई भी फेस चल रहा हो, वो चीज़ कभी ना कभी हमें हिट करती ही है। तो वही चीज़ अंकल के साथ हो रही थी। और रिद्धि इतनी इनफ कैपेबल थी कि वो ये चीज़ समझ सके, क्योंकि बचपन में जब उसने अपनी मॉम को खोया था, उसका सदमा आज भी उसे है। जब भी कुछ होता है सिचुएशन, तो रिद्धि भी पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसको भी हैंडल नहीं होता है। तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी कि अंकल की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन से लेकर, और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अंकल को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जो जिया और रश्मि रहते हैं, वो भी कुछ चीज़ें समझ चुके रहते हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ बच्चा तो रहता नहीं है। तो कोई ना कोई चीज़ें समझ चुके रहते हैं कि अंकल के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। पर कोई भी इस बारे में ज़िक्र नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस टॉपिक पे अगर कोई बात भी मत करिएगा। दूसरी तरफ जो आंटी रहती है, वो फटाक से अंकल के पास जब जाती है, तो अंकल बहुत डरे हुए रहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा रहता है कि शायद वो चीज़ फिर से जी रहे हैं, जो कुछ चीज़ें उन्होंने पास्ट में जी हुई रहती है, और वो बहुत ज़्यादा डर चुके रहते हैं। तो वो अपनी वाइफ को, मतलब रिद्धि की मॉम को, बहुत ज़्यादा हक करे हुए रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे मुझे नहीं जाना है, मुझे ये मत करो, मुझे वो मत करो। और जब ये सब वॉइस जब उनकी मॉम सुन रही रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, पर इतना उस समय अपनी सिचुएशन को सँभाल के अंकल को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रही रहती है। बहुत टाइम हो जाता है, करीब आधा घंटा हो चुका रहता है। आंटी अंकल को बहुत अच्छे से समझा करके उन्हें सुला देती है। सुलाकर जब वापस बाहर आती है, तो रिद्धि, कायरा सबके सब खड़े हुए रहते हैं। तो आंटी बोलती है, आप लोग गए नहीं अभी तक? तो रिद्धि आगे से आकर बोलती है, आंटी जाने को तो हम चले जाते, पर अंकल की सिचुएशन के बारे में मुझे आपसे जानना है। ऐसा क्या हुआ था उनके पास में कि आज वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं? तो आंटी बोलती कि आपको क्यों जानना है? हमारा उनका पास्ट है, वो जान लेंगे, हमारी फैमिली है, हम जान लेंगे, आप क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, आंटी अगर ये चीज़ मुझसे रिलेटेड नहीं होती, तो शायद मैं नहीं जानती, और मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, रिद्धि कहती है। पर ये चीज़ मुझसे रिलेटेड हो चुकी है। कल जाके मेरे और कायरा के रिलेशनशिप में ये बात हमेशा से आएगी। तो जब हमारे रिलेशनशिप की बारी आ रही है, तो मुझे जानना है, मुझे जानना है ऐसा क्या हुआ था, क्या चीज़ें हैं जो वो टीचर का नाम लेके इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो इतना पैनिक हो रहे हैं, क्या चल रहा है? आप थोड़ा तो मुझे बताइए प्लीज़, क्योंकि जब तक हम उनको उन चीज़ से निकालेंगे नहीं, तो वो मुझसे नफ़रत करेंगे, और वो मुझसे क्या, वो टीचर के वर्ड से नफ़रत करेंगे। फिर वो मेरे और कायरा के रिलेशनशिप को भी समझने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। तभी जो रिद्धि की मॉम कहती है, वो तो वैसे भी नहीं समझना है, मैं भी कौन सा आपके रिलेशन के लिए रेडी हूँ। तभी कायरा को गुस्सा आ जाता है
और कायरा गुस्से में कहती कि आप रेडी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे लिए मेरे डैड इम्पोर्टेंट है। वो क्या हुआ है उनके साथ मुझे भी जानना है। कब जो मेरे डैड इतने कूल, हैप्पी, लविंग इंसान है जो हँसते खिलखिलाते हुए रहते हैं, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम पैनिक हो गए और मैंने उनका ये रूप आज तक नहीं देखा। मॉम, आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है पापा के साथ, क्योंकि मैं पापा को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती। कायरा की मॉम बोलती कुछ नहीं हुआ है, जो पास्ट था वो पास्ट रह चुका है, अब उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। तभी जो वहाँ से जिया और रश्मि रहती है वो एकदम से बोलती है आंटी मैं कुछ कह सकती हूँ, पर आंटी कहती है नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं। तभी जिया कहती है अगर वो पास्ट रह चुका था तो आज वो प्रेजेंट में क्यों आया है। कुछ चीज़ें से आपने हाइड कर देते हो उसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पास्ट को पास्ट में रहता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन वो पास्ट में रहा ही नहीं है। वो आज प्रेजेंट में आ रहा है और कल जाके फ्यूचर में आएगा। वो रिद्धि और कायरा के रिलेशनशिप में आने वाला है, पर जब तक आप हमें सिचुएशन नहीं बताओगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा जो आंटी को फोर्स किया रहता है, तो आंटी उस बात अपने बारे में बताती हैं। तो आंटी बोलती है कि बैठो बताती हूँ मैं। तब आंटी बताती हैं कि हमारा स्कूल टाइम था जहाँ पर हम 10th स्टैंडर्ड में थे, जहाँ पर मैं थी, रीना थी और तुम्हारे पापा थे। रीना बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट, क्यूट और बहुत अच्छी इंसान थी। रीना बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर था उसका तुम्हारे पापा के प्रति। मैं भी थी, पर मैं ज़्यादा केयर नहीं करती थी। तभी कायरा कहती है वो तो आज भी नहीं करते हो आप, दिखता ही है। तभी रिद्धि बोलती है कि कायरा शांति से सुनो क्या है, अभी बीच में आप नहीं बोलोगे। तभी कायरा बोलती है क्यों ना बोलूं, पापा इतना प्यार करते हैं इनसे, लेकिन ये पापा को प्यार नहीं करती हैं। जो आंटी रहती है वो अपनी नज़र थोड़ा सा झुका देती हैं और उनकी आंखों में से भी थोड़े से आंसू निकल रहे रहते हैं। तभी जो रिद्धि रहती है वो कायरा का हाथ पकड़ के बोलती है आप थोड़ी देर शांत रहेंगी आंटी। कायरा ने जो भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ मुझे जानना है कि अंकल के साथ क्या हुआ था। और रीना अ, रीना इस पिक्चर में क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बताते कि हम 3 लोगों का ग्रुप था, मैं, इसके पापा और रीना। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे। रीना की जो मैम थी, जो फेवरेट मैम थी, उनका नाम था मित्रा। मित्रा मैडम थी वो। मित्रा मैडम बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, पर उनका ना अलग ही था नेचर। उन्हें लड़कों में अलग ही इंटरेस्ट रहता था। वो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कों में दिखाती थी, उतना वो कभी लड़कियों को नहीं दिखाती थी। उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि वो क्या करती थी। हर लड़का उनके यहाँ पर्सनली ट्यूशन पढ़ने जाता था। लड़कियों को तो वो पर्सनली ट्यूशन देती ही नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं था। तो जो रीना थी वो मित्रा मैम को पर्सनली जानती थी, क्योंकि उसकी जो फैमिली से रिलेशन था उनका, वो उसके पापा के दोस्त की बहन कुछ ऐसे थी। तो वो रीना को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और सपोर्टिव थी। ये बात जब इसके पापा को पता चली, तो उसके पापा चाहते थे कि रीना इसको इनको उनसे मिलवाए। तो रीना ने भी यही किया, रीना ने भी मित्रा मैम से इनको मिलवा दिया। जब इसके पापा ने मित्रा मैम से मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो मित्रा मैम थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। उनकी पढ़ाना बहुत अच्छा होता था और जो भी उनके से ट्यूशन लेता था वो टॉप ही कर रहा था। मतलब जितने भी लड़के टॉप कर रहे थे, तो उसके पापा उस समय टॉपर रहते थे। तो उसके पापा हमेशा से सेकंड थर्ड आ रहे रहते। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे रहते और फिर मेहनत करने के बाद भी
वो सेकंड और थर्ड आ रहे रहते और जो लड़के कम मेहनत कर रहे रहते वो फर्स्ट आ रहे रहते। तो ये बात इसके पापा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके पापा ने रीना को बोला कि आप मित्रा मैम के वहाँ पर मेरी बात करो और मुझे वहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ने के लिए जाना है। रीना ने भी वैसे ही किया। रीना ने मित्रा मैम से बात करी और इसके पापा को भेज दिया। उस समय तक हमें कुछ भी नहीं पता था। जो मित्रा मैम है वो बहुत अच्छी थी, मतलब नेचर वाइज़ बहुत अच्छी थी। हम सबको बहुत सपोर्टिव थी, क्लास में भी उनकी रैपो बहुत अच्छी थी। पर ये कोई नहीं जानता था कि जो इंसान इतनी अच्छी रैपो रखता है वो अंदर से कैसा है। जो बच्चे उनके यहाँ टॉप करते थे वो उनको यूज़ करती थी। वो उनको मैं कैसे बताऊँ, वो पर्सनली ट्यूशन के नाम पे उनके साथ उन्हें टच करती थी, उनके साथ थोड़ा मोर दैन, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अलग तरीके से टच करना उनको बहुत अ, करना, उनके साथ थोड़ा-सा फिज़िकली होती थी वो। और अगर वो उनका ऐसा था कि अगर आप फिज़िकली मेरे साथ नहीं होगे तो मैं आपको पास नहीं करूँगी, मैं आपको अ, आगे बढ़ने नहीं दूँगी, ये सब कहते थे। तो जो लड़के लोग रहते थे वो वहाँ पे बहुत सारे लड़के, मतलब ऐसा है कि जो उनकी इस हरकत की वजह से शिकार होते ही थे। तो बच्चों को पढ़ना रहता था, टॉप होना रहता था, इस चक्कर में ना वो उनके साथ चीज़ें होती थी। तो जब इनको वहाँ ट्यूशन क्लासेस में जाना पड़ा तो ये तो अपनी बहुत पढ़ाई अपने फ़ोकसली करते थे। मैम भी इनको बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। पर जब 1 महीना तो ऐसे ही बीत गया और 1 महीने में इनके साथ कुछ भी हुआ नहीं और ये बहुत हैप्पी रहते थे और रीना को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते थे। रीना इनकी बेस्ट फ्रेंड थी और दिल के इतने ज़्यादा करीब थी। और हालाँकि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। तो जब रीना को आकर हर एक चीज़ बताते थे, मुझे आकर बताते थे कि क्लास में ऐसा होता है, मित्रा मैम ऐसे पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये वो। तो रीना बोलती है, "यार तू लकी है क्योंकि तुझे पढ़ने को मौका मिल रहा है। हम लोगों को तो मैम अलाउ ही नहीं करती, उनको तो लड़कियों से पता नहीं क्या इश्यू है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती।" तो कहता, "हाँ यार, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट कोई ना यार, मैं हूँ ना तुझे पढ़ाने के लिए।" तो इनका ऐसा होता था कि ये जो भी पढ़ते थे वो आकर हमें भी पढ़ाते थे। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ बारिश हो रही थी बहुत ज़ोरों से और इनको इनके ये जब मित्रा मैम के घर गए और वहाँ पर पढ़ने के बाद ये जब वापस अपने घर जाने वाले थे, तब इतनी ज़्यादा बिजली कड़की और उस दिन ना लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, तो वहाँ पर रोड ब्लॉक्स हो चुके थे और एक्सीडेंट वगैरह हो चुका था। तो जिस रूट से ये जाते थे, वहाँ पर बंद हो चुका था। तभी तो उस रात जब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था, लैंडस्लाइडिंग ये सब, तो ये वहीं पर रुक गए और मित्रा मैम ने भी बोला कि आप यहीं पर रुक जाओ। तो ये सिर्फ़ अकेले ऐसे इंसान थे जो उस क्लास में रुके थे, क्योंकि बाकी सब बच्चों का घर पास में रहता था तो वो सब चले गए थे, पर ये रुक गए थे। तो उस रात मित्रा मैम ने अपना असली रूप दिखाया इनको। जो इनके साथ स्वीट बनती थी वगैरह वो नहीं किया और धीरे-धीरे वो इनके पास आई, बोला कि आप यहाँ बैठो और इनको गलत तरीके से टच करने लग गई। जब धीरे-धीरे टच करने लगी तो इनको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा और चीज़ें होने लग गईं। फिर इनको बहुत गंदे तरीके से उन्होंने टच किया और बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ और बहुत ज़्यादा इनके साथ चीज़ें हुई बहुत गलत तरीके से उस रात को। जब आंटी ये सब बोल रही रहती हैं तो उनकी आँखों में से बहुत आँसू निकल रहे रहते हैं। रिद्धि, कायरा, रश्मि, जिया सब वहाँ पर थोड़े से डर चुके रहते हैं। वो समझ नहीं पा रहे रहते कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब इंसान
15-16 साल का होता है, तो जब उनके साथ ऐसी हरकतें होती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ बहुत बुरा हो रहा रहता है। तो वो रो रही रहती है आंटी, तभी जो रिद्धि रहती है वो पास में जाती है और आंटी को बोलती है आप रोइए मत, हग करिए। तो रिद्धि को बहुत टाइटली उसकी मॉम हग करती है और रोते हुए बोलती है कि उस रात इनके साथ ज़बरदस्ती हुई थी और वो मित्रा मैम ने इनके साथ ज़बरदस्ती करी और उनको इनको ऐसे फ़ोर्स कर दिया हर एक चीज़ के लिए और रात भर ये बहुत रोए थे और रोकर अ, वहीं पे तड़पते रहे। और जब वो वहाँ से जब मित्रा मैम ने जब सुबह इनको अपने घर छोड़ा और बोला कि किसी को कुछ बताना नहीं, वरना तुम्हें मैं फ़ेल कर दूँगी। ये डर के मारे इन्होंने कभी कुछ बताया नहीं। पर जो रीना थी वो इनके बहुत करीब थी। रीना मुझसे ज़्यादा करीब थी, तो रीना धीरे-धीरे इन्हें ऑब्ज़र्व करने लग गई कि ये बात नहीं करते, ये पहले जैसे नहीं हो रहे और ट्यूशन जाने के लिए भी ना बहुत मना करते थे कि इनकी इच्छा नहीं होती थी ट्यूशन जाने के लिए। हर एक टाइम ये रोते थे। हर टाइम रोते रहते थे और बहुत बहुत चेंज हो गया था इनका बिहेवियर। तो एक दिन रीना को भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो रीना ने बोला यार तुम मुझे बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा। पर वो बहुत डर चुके थे और ये बताना ही नहीं चाहते थे। फिर जब भी ये जब जाते थे कोचिंग क्लासेस, मतलब मिता मैम के यहाँ जाते थे और मिलते थे, तो ये हर बार उनके साथ ज़बरदस्ती करती थी। ये बहुत ज़्यादा होने लग गया था। धीरे-धीरे इसके पापा की मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी और ये बात रीना धीरे-धीरे समझ चुकी थी। तो एक दिन रीना खुद पता करती है कि हुआ क्या है सिचुएशन। तो रीना क्या करती है कि जब इसके पापा मित्रा मैम के यहाँ जा रहे रहते, तो रीना मुझे बोलती है कि चल अपन साथ में पीछे-पीछे चलेंगे, देखेंगे कि क्या है, पर इसको नहीं बताएँगे कि क्या है। फिर रीना और मैं धीरे-धीरे जाते गए। हम इनके पीछे बस जाते ही गए। कायरा के पापा के पीछे बहुत टाइम तक जाने के बाद कायरा के जो पापा हैं वो एक जगह जाकर रुक गए और वो अंदर जाने से पहले मित्ता मैम के बैल की रिंग बजाने से पहले तक बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। तो रीना मुझको बोली कि यार क्या है ये, जा क्यों नहीं रहा है अंदर? तब मैंने बोला पता नहीं यार। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक देखने के बाद जब बेल रिंग हुई तो मित्रा मैम ने गेट खोला और वो बहुत ज़्यादा अलग लुक में थी। मतलब यूजुअली वो अच्छे कपड़े पहनती थी, बट वो थोड़े से कपड़े भी उनके बहुत अलग थे। रीना और मैं जब देखते रहे तो हम बहुत शॉक्ड हो गए। जैसे ही हम लोगों ने जब डोर ओपन किया, तो जब डोर ओपन हुआ तो ये जब अंदर गए तो डोर फटाक से क्लोज हो गया। अब हम दोनों कैसे देखते? तो रीना और मैं आधे टाइम तक तो विंडो का साइड ढूंढने लग गए। बहुत टाइम तक विंडो का साइड ढूंढने के बाद हमें एक विंडो का एक कॉर्नर मिला और वहाँ से हमने देखा। तो हमने अपनी आँखों से देखा था कि किस तरीके से ये पढ़ाई के नाम पर अ, बहुत ज़्यादा इनके साथ अ, बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। और वो टाइम जब पता है हम लोगों ने देखा, मैंने और रीना ने, तो हमारी आँखों में से आँसू आने लग गए थे और सच बोलूँ कि हम तो आज भी रोते हैं। और ऐसे करके जो रिद्धि भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, कायरा की भी आँखों में से आँसू आने लगते हैं क्योंकि उसके पापा के साथ ये सब हुआ था और बहुत शॉकिंग बात होती है ये चीज़ें। तो उनकी आँखों में से आँसू आने लग जाते हैं। रिद्धि भी आंटी के पास जाके आँसू पोंछती है और बोलती है कि आप रोइए मत। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर वहाँ से रश्मि बोलती कि आंटी उसके बाद आगे क्या हुआ? तो कहती उस दिन तो हम लोग चुप हो गए, देखकर आ गए। फिर हम लोगों ने भी कैसे-तैसे करके ये डिसाइड किया कि हम वो मैम से दूर रहेंगे। तो ट्यूशन क्लासेस अगर ये नहीं जाते थे तो इनको मतलब स्कूल में भी जाकर धमकी दी जाती थी कि अगर तुम नहीं आए
तो फिर जब हम लोगों ने देखा तो फिर धीरे धीरे जो इसके पापा थे वो ऐसे ही होने लग गए। वो किसी से बात करना छोड़ दिया, बात ही नहीं करते थे। हमें जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चली तो हम भी बहुत ज़्यादा डर गए। उस दिन तो मैम ने हद ही कर दी थी। ऐसे धीरे धीरे मॉलेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था इनके साथ। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम बच्चे थे, हमारी बातों पे कौन विश्वास करता। फिर एक दिन रीना ने ये प्लान किया कि रीना ने सीधे कह दिया कि अगर मैम के बारे में कंप्लेन करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम सीधे के सीधे जाकर मैम को एक्सपोज कर देंगे तो हो जाएगा। तो उस दिन भी रौनक को सॉरी उस दिन भी भेजा था इसके पापा को। और पापा को भेजने के बाद पापा जब इसके गए थे तो उस दिन वहाँ पर जब इसके पापा गए थे तो पापा के वहाँ जाने के बाद भी वहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे से देखा, पर वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी। इतनी ज़्यादा पीछे पड़ गई थी कि इसके पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी हमने अंकल आंटी को फ़ोन किया और कैसे तैसे करके बुलाकर जब अंकल आंटी ने ये जब लाइव टेलीकास्ट देखा था तब इतना ज़्यादा उनकी आंखों में से आंसू आए। और उस समय उन्होंने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी, सब कुछ हुआ तो मित्रा मैम का ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने जितने बच्चों के साथ ये सब किया था वो सब बच्चों को भी आज भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं। और उनमें से इसके पापा जो थे वो सबसे ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है इसके बाद। पर रीना बहुत प्यार करती थी इनको, बहुत ज़्यादा। तो रीना ने बाद में बहुत सँभाला, बहुत हैंडल किया और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से निकाली और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मोटिव किया, क्योंकि वो स्कूल ही जाना नहीं चाहते थे, वो आगे कुछ जाना ही नहीं चाहते थे, कुछ करना ही नहीं चाहते थे। पर बाद में रीना ने बहुत सँभाला और रीना से ज़्यादा अच्छे से इन्हें कोई नहीं सँभाल सकता था। रीना इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर और बहुत अच्छी है वो, अच्छी थी। तभी एकदम से कायरा पूछती है कि रीना आपकी भी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो कहाँ पर है? तभी कायरा की मम्मी कहती है कि वो इस दुनिया में नहीं है अब, पर वो बहुत अच्छी थी, उससे ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा। और ये बोलकर वो अपने आंसू पोंछने लग जाती है कायरा की मम्मी और चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती हैं। ये सारी बातें जब रिद्धि, कायरा, जिया, रश्मि सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके रहते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है ये बात, क्योंकि आज आज तक आप सब लोगों ने सुना होगा कि लड़की के साथ जो कुछ भी इश्यूज़ हुए हैं, जैसे लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, इन सब के बारे में ना लोगों को अवेयर हैं, पता है। पर आपको ये शायद नहीं पता होगा कि लड़कों के साथ जब कुछ बुरा होता है, जब उनके साथ ज़बरदस्ती होती है, उनके साथ कोई लड़की करे या मे बी कोई लड़का भी अगर उनके साथ कुछ करता है तो उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं होती है। ये बहुत बुरी बात है और शर्मिंदा वाली बात है कि लड़कों की रिपोर्ट को दर्ज ही नहीं किया जाता है पुलिस स्टेशन पे, आज भी है। और ये सारी बातें बहुत बुरी बात है, क्योंकि लड़कों के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। हमेशा से ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को ही हैरेस किया जाए, लड़कों को भी हैरेस होता है और फीमेल भी करती हैं। ये सारी बातें जब रिद्धि, कायरा ये सब सुनती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उनकी आँखों से भी आँसू निकलते हैं। तभी जो जिया और रश्मि बोलती है कि यार अब अंकल को ध्यान रखो, मैं हम लोग को निकलना चाहिए। तो रिद्धि बोलती है कि कायरा अपना गुस्से को ज़रा शांत रखना और आंटी के साथ भी अभी मिसबिहेव बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अभी सिचुएशन क्या है। रही बात हमारी, तो हम धीरे-धीरे मैं धीरे-धीरे बात करूँगी, अंकल से इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन इश्यू सिर्फ़ इतनी सी बात का है कि आपको
ध्यान से और पेशेंस से करना पड़ेगा। तो कायरा समझती है ये सारी बातों को और कहती है कि ठीक है रिद्धि, मैं सब कुछ खुद से कुछ शांत रखूँगी। तब वो बोलती है कि हाँ कायरा, अभी आपके पापा को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर इस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करके वहाँ से रिद्धि भी चली जाती है। जो आंटी रहती है वो बहुत प्यार से, मतलब जो कायरा की मॉम रहती है, अपने पापा की तरफ देखकर बहुत रो रही रहती हैं। तभी कायरा उनके पास आती है और बोलती है कि मम्मा आप रो मत, हम पापा को हैंडल कर लेंगे। तो कहते पापा को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको नहीं पता है कि वो जिस सिचुएशन में थे और जिस सिचुएशन में अभी हैं, उन्हें सिर्फ एक ही इंसान हैंडल कर सकता था, वो है रीना, और अब वो नहीं है। आपको पता नहीं है कि रीना ही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जो उन्हें हैंडल कर सकती थी। उसके अलावा उन्हें आज तक कोई हैंडल नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कर सकती हूँ, चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ। कायरा बहुत सारे सवाल पूछती है कि यार क्यों, क्या है, मतलब रीना ऐसे कैसे आपको हैंडल करती थी। तो उसकी मम्मी ना कुछ जवाब नहीं देती है, पर कहती है कि आप इस चीज़ों में ज़्यादा ना इन्वॉल्व हो तो बेटर है। मैं कोशिश करूँगी आपके पापा को हैंडल करने की, आप टेंशन ना लो। और ऐसे कहकर वो चुपचाप चली जाती है। जब आंटी वहाँ से चली जाती हैं, जैसी वो जाती हैं वहाँ जाकर कुछ मेडिसिन्स रहती है वो सब लेकर आती हैं और उनके लिए पानी वानी लेकर आती है, उसे पापा को खिला रही रहती है। पापा बहुत ज़्यादा डर चुके रहते हैं क्योंकि बचपन में जो हुआ रहता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर कर चुका रहता है। उसके चीज़ के लिए ना अंकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके रहते हैं और वो मेडिसिन्स खिलाती है। कायरा भी बहुत अपसेट रहती है, इसलिए अपने रूम पर चली जाती है और सोच रही रहती है कि काश अगर रीना आंटी होती तो वो आज कितने अच्छे से मेरे पापा को हैंडल कर सक चुकी होती। आज मेरे पापा को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। पर कायरा को रीना आंटी के बारे में भी कुछ नहीं पता रहता, वो भी सिर्फ फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रही रहती है। और ऐसी क्या इन लोगों की दोस्ती रहती है और क्या हुआ था रीना आंटी के साथ, ये सब भी उसको कुछ नहीं पता रहता है। कायरा भी सोचती रहती है और फिर सोचती है कि चलो अब रीना आंटी नहीं है तो मुझे ही ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी चालू करती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है, वो घर पहुँच जाती है और वो भी बहुत अपसेट होती है कि यार क्या चीज़ें हैं। रिद्धि जब ये सब चीज़ों के बारे में सर्च करती है नेट पे और चीज़ों के बारे में पढ़ती है, तो आखिर उसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पता चलती है कि जो मोलेस्टेशन होता है उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्ल्स की रिपोर्ट को लिखी जाती है। अगर किसी बच्चे या किसी मेल के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। मतलब ना उसका एफआईआर दर्ज होता है, ना कुछ होता है। तो ये चीज़ें हमारे जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में बहुत गलत है, क्योंकि यार मेल को भी हक है अपने लिए लड़ने का, पर वो सब नहीं होती। तो जो अंकल ने फेस किया उस टाइम पे वो बहुत गलत फेस हुआ उनके साथ और उनकी किसी ने हेल्प भी नहीं करी, ना जुडिशरी सिस्टम ने हेल्प करी। और वो जो मित्रा मैडम थी, उनका क्या था, उनका तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफ़र हो गया और वो चली गई। पर उन्होंने जो बच्चों के साथ किया उसके लिए उनको कोई सज़ा ही नहीं हुई। पर अगर उनकी जगह कोई मेल इंसान होता और अगर वो किसी फीमेल के साथ करता, तो जुडिशरी सिस्टम उसे एक ना एक सज़ा ज़रूर देता। पर यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है मेल के लिए, मतलब मेल को प्रोटेक्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अ, तो ये बात सुनकर जो हमारी रिद्धि रहती है उसे बहुत बुरा लगता है और वो इस चीज़ से स्टडी करती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है इस स्टोरी में। बट मैं पर्सनली ओपिनियन देना चाहूँगी कि यस, ये सच बात है कि अगर मेल के साथ मोलेस्टेशन होता है या मेल हैरेस होता है या मेल का रेप होता है, तो आज भी हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है। और ये टॉपिक छेड़ने का या ये चीज़ मुद्दा उठाने का मेरा रीज़न यही है, क्योंकि आप लोग मेरी स्टोरी बहुत सुनते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे ये बात पता है।
तो मेरा सिर्फ़ आपसे यही है कि अगर मैं अपनी स्टोरी के थ्रू कुछ अवेयरनेस फैला सकूँ तो वो यही है। आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ है और मेल के लिए उतना ज़्यादा सिस्टम्स नहीं है। अगर फीमेल के साथ होगी तो बहुत सारे लॉज़ हैं, चीज़ें हैं, बट अगर ये चीज़ अगर मेल के साथ हुई है तो नहीं है। तो जस्ट अ वे कि ये आपको अवेयरनेस फैलानी थी, इसलिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लाई है। पर जो अंकल के साथ हुआ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई है और जिन्होंने बचपन में अपने फेस किया गया है। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे, आप कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो या मुझे इंस्टा पर भी आकर बता सकते हो। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।